हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम इंडिया ईयर बुक 2025 को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। ठीक है, अब देखेंगे चैप्टर 3 राजनीतिक संरचना। बेसिकली ये चैप्टर जो है, ये पॉलिटी आप जो पढ़ते हो, लाइक ये समझ लीजिए उसका रिवीजन है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए भी पेपर में आसानी होगी अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट आएगा। बाकी सिंपल सी बात है, इसका रिवीजन हम बाद में कराएंगे और वो अच्छे से कराया जाएगा। तब तक पहले एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो आगे इसमें है चैप्टर 3, जिसका नाम है राजनीतिक संरचना। पहले ही बताया है कि पॉलिटी का जो बेसिक है वो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसका अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि राज्यों का संघ यानी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें शासन की जो प्रणाली है वो कैसी है, संसदीय है। यह गणराज्य 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ था, ये आपको पता होगा। बाकी 26 जनवरी 1950 से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार ये प्रशासित होता है। ठीक है, तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। बाकी ये लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक भी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के, जो केंद्र की कार्यपालिका है, इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। संविधान का अनुच्छेद 74, इसका सब क्लॉज है 1। ठीक है, 74(1) यह कहता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करेंगे। ठीक है, बाकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी है, तो ये आपने याद रखना है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। ऐसा स्टेटमेंट पूछा भी जा चुका है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है। ठीक है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जैसा कि केंद्र में होता है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संविधान में संशोधन का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को ही प्राप्त है, तो ये भी याद रखना है। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बाकी अगर डिटेल आपको देखना हो तो आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार क्या हुआ था कि पहले जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, इसे जो अधिनियम आया था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इससे जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। एक तो जम्मू और कश्मीर है और दूसरा लद्दाख। ठीक है, आगे क्या है, नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है, तो नागरिकता आपको कहाँ देखने को मिलती है, नागरिकता आपको देखने को मिलती है भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 तक की जो प्रावधान है वो हमें नागरिकता संबंधी हैं, जो संविधान में दिए हुए हैं। संविधान में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया है जो संविधान लागू होने के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में स्थायी रूप से रहता हो, जो भारत में पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता में से एक भारत में पैदा हुआ हो, जो सामान्यतः कम से कम 5 वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा हो, तो वो नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू होने के बाद नागरिकता ग्रहण करने, निर्धारित करने तथा समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत का, ठीक है, नागरिकता वाला, तो आपको पता होगा कि 5 टाइप से जो है नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और नागरिकता का त्याग कैसे होता है। उसमें 3 प्रावधान जो दिए हैं उनको आप एक बार डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक की बात करें तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया, जो 12 दिसंबर 2019 को क्या बन गया, कानून बन गया। संशोधित अधिनियम क्या कहता है, कौन से इसमें 3 देश शामिल हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, ये 3 देश शामिल हैं और इन 3 देशों में रहने वाले 6 धार्मिक समुदाय, कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है, ये 6 धार्मिक समुदाय हैं। इनके अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। इसमें आगे क्या कहा गया है कि यह उन लोगों पर लागू होगा जो अपने अपने देशों में किस आधार पर, धर्म के आधार पर प्रताड़ना के कारण या ऐसी प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं। और 31 दिसंबर, ये जो कट ऑफ डेट है ये आपने याद रखना है
कि और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। अधिनियम की तीसरी अनुसूची, कौन सा अधिनियम? नागरिकता संशोधन विधेयक, यानी नागरिकता जो कानून बन गया है 12 दिसंबर 2019 को, उस अधिनियम की तीसरी अनुसूची को संशोधित कर तीनों देशों के वर्णित समुदायों के आवेदकों को सहजीकरण द्वारा नागरिकता के योग्य माना गया है यदि वे भारत में 5 वर्ष तक अपना निवास साबित कर सकें। पहले क्या था कि अगर वो 11 वर्ष रहते थे तब उसकी अनिवार्यता थी कि उनको भारत में 11 वर्ष तक रहना है, तब वो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अब इसका 5 वर्ष तक अगर वो भारत में अपना निवास साबित कर सके तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची। एक फैक्ट यहां से ये तैयार होगा कि ये जो छठी अनुसूची है इसमें कौन से राज्य शामिल हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। तो अधिनियम के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्रों, ठीक है, ये जो शामिल है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों सहित इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तो इनर लाइन परमिट वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। बाकी छठी अनुसूची और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पर ये प्रावधान इस अधिनियम के लागू नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आगे अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये आपने पढ़ा ही होगा, वहां से टॉपिक भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है। मौलिक अधिकार, तो संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई है जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। संविधान के तीसरे भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का पालन कराया जा सकता है। अब ये मौलिक अधिकार कौन से हैं एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो आप देखते हो आर्टिकल 14 से 18 तक। तो कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोजगार के लिए समान अवसर। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, सम्मेलन करने, एकत्रित होने और संघ बनाने। ठीक है, आप सम्मेलन कर सकते हो, एकत्रित हो सकते हो, संघ बना सकते हो। देश में सर्वत्र आने जाने, देश में आप कहीं भी आ जा सकते हो। भारत के किसी भी भाग में रहने तथा कोई रोजगार या व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है। इनमें से कुछ अधिकारों को देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता में सीमित किया गया है। मतलब ये जो अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19(2) में, तो वहां पर इस आधारों पर इसमें मतलब निर्बंधन लगाया जा सकता है, जो आप युक्त निर्बंधन पढ़ते हो। ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं? या तो देश की सुरक्षा का मामला हो, या विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, लोक व्यवस्था हो, शिष्टता हो या नैतिकता, तो उस आधार पर इन्हें सीमित कर दिया जाता है। शोषण से रक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 23-24। तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बेगार, बाल श्रम और व्यक्तियों के क्रय विक्रय का निषेध किया गया है। अंतःकरण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। फिर है नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार इसमें दिया गया है। और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपायों का अधिकार, जो आप आर्टिकल 32 पढ़ते हो, जहां पर आपको 5 रेट देखने को मिलती हैं। तो इसमें कुल मिला के इतना कुछ खास था नहीं, थोड़ा सा था। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार ये आपका मौलिक कर्तव्य भाग 4 का जुड़ा था। ठीक है, अनुच्छेद 51 के पहले इसमें 10 मूल कर्तव्य दिए थे, फिर इसके बाद जब एक नया संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उससे एक और नया मूल कर्तव्य जुड़ा। तो ये आपको याद रखना है, यानी 42वें संविधान संशोधन से सारे मूल कर्तव्य नहीं जुड़ गए थे, एक आपका 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ है उससे जुड़ा था। ठीक है, तो ये आपको एक याद रखना है फैक्ट। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, तथापि वे देश के प्रशासन का मूल आधार है। अभी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में ये दिए गए हैं, ये आपको पता होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप सारी चीज़ें छोड़ सकते हो। ठीक है, डिटेल में आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। बाकी अब संघ की बात करते हैं, यानी कार्यपालिका आ जाती है। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें दी होंगी, वो याद रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। कौन सी प्रणाली है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है।
और यहाँ पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है? एक तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की बात की जा रही है, मनोनीत की नहीं। राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और केंद्र के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष की होनी चाहिए तथा वह लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए, ठीक है। जरूरी मतलब ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन लोकसभा सदस्य बनने की जो पात्रता है वो पूरी कर रहा हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उन्हें पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, यानी संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इनका महाभियोग किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, आर्टिकल 61 में प्रावधान है। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है, यानी अगर वो अपना पद त्याग करता है तो किसे सूचित करेगा? उपराष्ट्रपति को सूचित करेगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका के समस्त अधिकार कहाँ निहित होते हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं, ठीक है। जो कार्यपालिका के समस्त अधिकार हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। वह इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा कराते हैं। रक्षा सेनाओं की जो सर्वोच्च कमान होती है, ठीक है, जो हमारी सेना है, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, तो उनकी जो सर्वोच्च कमान भी है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अब यहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है, कूट बनाकर दे सकते हैं, तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसका सत्रावसान करने, संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने, लोकसभा को भंग करने, दोनों अधिवेशन काल को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी करने, आर्टिकल 123 आपने पढ़ा होगा जो उसमें प्रावधान दिए हैं, ठीक है। बजट तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश करने और विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमादान, ठीक है, आर्टिकल 71, दंड रोकने अथवा उसमें कमी या परिवर्तन करने या कुछ मामलों में दंड को स्थगित करने, वो जो आप पढ़ते हो परिहार, ठीक है, वो जो 5 प्रकार की छूट दी रखी हैं, या दंड को बदलने के अधिकार प्राप्त हैं। तो ये आपको याद रखना कि उसको कौन कौन से अधिकार हैं, बेसिकली कूट बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के संपूर्ण, ठीक है, या तो संपूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकता है। यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विश्वास हो जाए कि ऐसा कोई गंभीर संकट पैदा हो गया है जिससे देश अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यानी इन 3 आधारों पर, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर खतरा उत्पन्न हुआ है किसी राज्य या देश में ही, तो वह देश में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो आपने आर्टिकल 352, 356 और 360 पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं, नहीं रिकॉल हो पा रहे, तो एक बार लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लीजिए। फिर आगे हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, प्रणाली कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। एकल हस्तांतरणीय मत है, यानी कुल मिला के राष्ट्रपति की जैसे ही है। एक निर्वाचन मंडल का सदस्य करता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो आपके लिए ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जहां आपने राष्ट्रपति देखा था वहां राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल थे, निर्वाचित सदस्य, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो उसमें सिर्फ संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब उपराष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य बनने का भी पात्र होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति में था लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए, ऐसा ही उपराष्ट्रपति में है कि उसे राज्यसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए, ठीक है। कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष का होता है। पुनः नियुक्ति इनकी भी की जा सकती है और संविधान के अनुच्छेद 67B में, ठीक है, 67B के तहत इसका जो है महाभियोग किया जाता है, इन्हें पद से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को, आर्टिकल 67B। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए अथवा पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण
राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तब 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया होगा तो उपराष्ट्रपति वो सारे काम देखेगा, लेकिन पद खाली होने से 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का नया चुनाव किया जाएगा। ये याद रखना है। समयावधि दी है कि 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। तो कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्री, जो अन्य मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बताएगा राष्ट्रपति को कि ये जो फलाना आदमी है इसको ये वाला विभाग देना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये स्टेटमेंट पूछा भी गया है डिट्टो, तो याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विधायिका की। तो संघ की विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति तथा दोनों सदन। तो ये याद रखना कि हमारे संसद में कौन कौन शामिल है। एक तो राष्ट्रपति शामिल है, साथ में लोकसभा और राज्यसभा। कभी कभी डाउट हो जाता है, आप लोकसभा और राज्यसभा ही मानते हो और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें 3 जन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा, साथ में राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछली बैठक के 6 महीने के भीतर बुलानी होती है और कुछ अवसरों पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। आर्टिकल 108 अगर आपने नहीं पढ़ा हो संयुक्त अधिवेशन वाला प्रावधान कि किस लिए बुलाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि इसे देख लेना है। ठीक है, अगर कोई संविधान संशोधन वाला मैटर है तो उसमें आपको ये पता होगा कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अगर कोई धन विधेयक वाला मैटर है तो भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक बार वहाँ से प्रावधान पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। राज्यसभा, संविधान में व्यवस्था है कि राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को, कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक है, ये मनोनीत होते हैं। तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए सदस्यों की संख्या 238 से अधिक नहीं होगी। फिर अब आगे इसमें दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में कंफ्यूजन हो सकता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणी मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो जो राज्य की विधानसभा में जो चुने गए सदस्य हैं वो इनका निर्वाचन करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। अब राज्य के मामले में तो ये है कि भाई वहाँ पर राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य करेंगे, लेकिन अगर यूटीज की बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, यानी यूटीज के लिए जो संसद प्रक्रिया निर्धारित करेगी उसके अनुसार उनका निर्वाचन होगा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये याद रखना है। इसका प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। फिर अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो www.rajyasabha.nic.in पर जाके आप ले सकते हो। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। मतलब आप जो वोट डालने जाते हो, जैसे 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए है ना। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? वर्तमान में 550 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का है और 20 सदस्य यूटीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि यूटीज के लिए मतलब कितनी लोकसभा सीटों का प्रावधान है? तो कितनी है? 20 सीटों का प्रावधान है। फिर वर्तमान, लेकिन टोटल कितने हैं? 550, लेकिन वर्तमान लोकसभा के 543 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें 543 सदस्य हैं। इसमें 523 सदस्य राज्यों के हैं और 19 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे चुने गए हैं। 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कहा गया कि विभिन्न राज्यों में लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर
किया गया है। तो ये याद रखना, जो अभी फिलहाल जो सीटों वाला चल रहा है मामला कि जो लोकसभा सीटें, वो बेसिकली किस पर आधारित है, 1971 की जनगणना के आधार पर वो सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक 2026 में जनगणना नहीं हो जाती, तब इसमें फेरबदल किया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल यदि उसे भंग ना किया जाए तो सदन की पहली बैठक को लेकर 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगर उसे भंग ना किया जाए तो जिस दिन से बनी है, मान लीजिए 2024 में बनी है, अगर उसे बीच में भंग ना किया गया तो ये 2029 तक चलती रहेगी सुचारू रूप से। किंतु यदि आपात स्थिति लागू हो तो यह अवधि संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है, परंतु यह वृद्धि एक समय पर 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए 2024 से 2029 तक चलना है और उसी टाइम पर मतलब ये आपात स्थिति लागू हो गई है, तो आप क्या करोगे कि 2029 से सिर्फ 2030 तक बढ़ा सकते हो। मतलब एक बार में एक समय के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हो। ठीक है, और आपात स्थिति समाप्त होने के बाद किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए 2029 में आपात स्थिति लागू हो गई, तो आपने क्या किया, 2029 से 2030 तक बढ़ा दिया। अब एक बार में क्या होगा कि 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो। अभी भी आपात स्थिति लागू है तो 2030 से 2031 तक चले जाओगे। ठीक है, फिर आगे है कि आपात स्थिति समाप्त होने के बाद किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। मान लीजिए 2030 में आपात स्थिति खत्म हो गई है, तो अब 6 महीने से ज़्यादा उसकी वृद्धि नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे है संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। तो संसद का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक तो होना आवश्यक है। लोकसभा के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, बाकी काम की चीज़ें हैं नहीं। संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को संविधान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके पदों से हटाने की शक्ति प्राप्त है। संसदीय समितियों की अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना एवं कुछ अपवादों को छोड़कर एक जैसी होती हैं ये संसदीय समितियां। इन समितियों में नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं संचालन की प्रक्रिया कुल मिलाकर एक जैसी ही है और ये संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार नियंत्रित होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 2 प्रकार की समितियां होती है, एक होती है स्थायी समिति। तो स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है कि निरंतर चलता रहता है। जबकि तदर्थ समितियां क्या होती है, एक मान लीजिए एडहॉक, ठीक है, जब जरूरत हुई तब बना ली गई। तो तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर की जाती है और अपना काम पूरा कर लेने के बाद ये अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, स्थायी समिति की अगर हम बात करें तो लोकसभा की स्थायी समितियों में 3 वित्तीय समितियां हैं। कौन सी, एक तो प्राक्कलन समिति हो गई, दूसरी लोक लेखा समिति हो गई और तीसरी हो गई सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के जो सभी सदस्य हैं वो लोकसभा से होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पूछ सकते हैं कि कौन सी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, तो जो प्राक्कलन समिति है उसमें नहीं होता है। ठीक है, अब इनकी बात अगर हम करें तो ये समितियां बताती क्या हैं, तो प्राक्कलन समिति बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है। ठीक है, तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। प्राक्कलन कुल मिला के मतलब ये आकलन करती है चीज़ों का। यह इस बात की भी जांच करती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही धन व्यय किया गया है या नहीं। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। तो लोक लेखा भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कराती है। यह सुनिश्चित कराती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है। तो ये बात हो गई किसकी, लोक लेखा की। अब हम सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की यदि कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करती है। वह इस बात की जांच भी करती है कि ये सार्वजनिक उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं तथा इनका प्रबंधन ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं। तो ये कुल मिला के जो 3 समितियां हैं इंपॉर्टेंट है, ये इनका क्या कार्य है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ठीक है, बाकी ये कुछ काम का है नहीं, इसको मैंने PDF में दे दिया है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था,
13 मई 1952 का इसका गठन हुआ था। ठीक है, दूसरी कब बनी थी? 10 मई 1957 को लोकसभा का गठन हुआ था। अध्यक्ष का नाम दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेना। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें दी होंगी। तो संविधान के अनुच्छेद 94 क्या कहता है कि लोकसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ता है। ये याद रखना, अगर मान लीजिए कोई लोकसभा भंग हो गई हो तो जो अध्यक्ष होगा उस टाइम का, वो अपना पद तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाएगा। और ये प्रावधान किस में है? आर्टिकल 94 में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य स्थायी समितियों की बात की गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्मीकांत में भी, ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या आपके पास ये PDF होगी तो एक बार आप वहाँ से देख लीजिए, तभी आपको ये याद हो पाएगा। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक हो गई कार्य मंत्रणा समिति। ये क्या करती है? ये सदन में पेश किए जाने वाले सरकारी एवं अन्य कार्यों के लिए समय निर्धारण की सिफारिश करती है कि कितना समय दिया जाएगा। दूसरा, नियम समिति। तो नियम समिति क्या करती है? सदन में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है। नियमों में संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है। कौन सी समिति? नियम समिति। एक है सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति। तो ये क्या करती है? सदन से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करती है जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तथा अध्यक्ष सभापति को इस बारे में सलाह देती है। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य प्रयोजन समिति। बाकी आपको PDF से ये बात देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी यहाँ पर समितियाँ दे रखी हैं। आगे देखते हैं संसद में विपक्ष का नेता। तो राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता दी गई है। ठीक है, संवैधानिक मान्यता नहीं है, वैधानिक मान्यता दी गई है इन्हें। 1 नवंबर 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत इन्हें वेतन तथा कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे जो भी टॉपिक होगा, युवा संसद प्रतियोगिता। युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों और कॉलेजों विश्वविद्यालयों के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? तो 1966-67 में दिल्ली के विद्यालयों में लागू की गई थी। ठीक है, युवा संसद प्रतियोगिता। इसके अलावा देखते हैं अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन। तो समान हित के विषयों पर चर्चा करने तथा संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत बनाने हेतु विधानमंडलों के व्यवहारिक कार्य संचालन से संबंधित केंद्र और राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय समय समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है। और 1952 से अब तक 18 अखिल भारतीय संचेतक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। फिर आ जाता है नियम 377 के अंतर्गत मामले और विशेष उल्लेख। तो संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियमों के नियम 377। ठीक है, बेसिकली क्या है? लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियम 377। और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए गए विषयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करता है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होती हैं? नियम 377 के अंतर्गत। संबंधित मंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित सदस्यों को यथाशीघ्र उत्तर भेज दें, अधिमान्यतः 1 महीने के भीतर। ठीक है, तो ये रही यहाँ पर पूरी चीजें। बाकी आगे देखते हैं। आगे है सलाहकार समितियां। ठीक है, तो विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समितियों का कामकाज भारत सरकार नियम 1961 के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय को आवंटित कार्यों में से एक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो सलाहकार समितियां हैं भारत सरकार नियम 1961 के अंतर्गत आती हैं, और ये संसदीय कार्य मंत्रालय का मतलब एक कार्य है। अब एक सलाहकार समिति में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 10, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 30। ठीक है, सलाहकार समिति में प्रत्येक लोकसभा के भंग होने पर सलाहकार समिति भंग हो जाती है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक लोकसभा के भंग होने पर सलाहकार समिति भंग हो जाती है, और प्रत्येक लोकसभा के गठन पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर है अगला राष्ट्रीय ई विधान आवेदन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो प्रभावी शासन को बढ़ावा देने में ई गवर्नेंस एक वैश्विक प्रवृत्ति है। ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन ई विधान मिशन मोड परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह शासन क्षेत्र में भारत के डिजिटल परिवर्तन में योगदान दे रहा है। NEVA वन नेशन वन एप्लीकेशन सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। ये कीवर्ड्स हो गया, वन नेशन वन एप्लीकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी राज्य विधानसभाओं के संचालन को डिजिटलीकृत करेंगे, उन्हें डिजिटल सदनों में परिवर्तित करना। ठीक है,
यह समस्त सरकारी विभागों के लिए कागज रहित लेन देन और सार्वजनिक पोर्टल पर अनुमोदित सामग्री के वास्तविक समय के प्रकाशन की सुविधा प्रदान करता है। जैसे पहले देखते थे कि जो बजट लिख के आता था वो कागज़ पे लिख के आता था, अब क्या होता है कि टैबलेट लेके जाती हैं वित्त मंत्री जो है हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डिजिटलाइज की जा रही हैं चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगला है महिला आरक्षण। इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन भी पूछा था। अब यहाँ उसमें थोड़ी डिटेल नहीं दी थी, बाकी ये क्वेश्चन था, ठीक है। महिला आरक्षण टॉपिक था। तो महिला आरक्षण विधेयक 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक अधिनियम बन गया है। इससे संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कहाँ कहाँ? संसद में, राज्य विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में, ठीक है। अधिनियम की एक अभिनव विशेषता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के रोटेशन का प्रावधान है। यह कानून अगली जनगणना यानी ये जो 2011 वाली नहीं, जो 2021 में होनी थी, लेट हो चुकी है। अब जो 2000 अभी प्रक्रिया चल रही है 2026-27 तक जिसके डेटा आ जाएंगे तो उसके हिसाब से होगा, और उसके बाद जो परिसीमन प्रक्रिया होगी, ठीक है, उसके बाद ये लागू किया जाएगा महिला आरक्षण, जिसमें लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। तो ये जो नई जनगणना होगी उसके बाद लोकसभा परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाएगा, उनकी सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। उसके बाद 1/3 आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। मतलब बेसिकली ये 2029 से लागू होना है। अब बात करते हैं कैग की। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। तो भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का नेतृत्व भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, जो विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है कौन? कैग। एक संवैधानिक प्राधिकरण भी है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 विधायी जवाबदेही की श्रृंखला में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए अद्वितीय भूमिका सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 148 और 149 के अंतर्गत अधिनियमित सीएजी, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें, ठीक है। अधिनियमित सीएजी अधिनियम 1971 राज्य सरकारों के खातों का संकलन का प्रावधान करता है। मतलब केंद्र के खातों का प्रावधान उनकी जांच करता ही करता है, राज्य सरकारों के भी खातों की जांच करता है कौन? कैग। सीएबी या सीएजी यह भी सुनिश्चित करता है कि ऐसे खातों को राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के प्रशासकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मतलब केंद्र का अगर मामला हो तो राष्ट्रपति के समक्ष, राज्य का मामला हो तो राज्यपाल के समक्ष, और अगर यूटीज का मामला हो तो वहाँ जो भी प्रशासक है उनके समक्ष इसकी जांच प्रस्तुत की जाए। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों के खातों के व्यापक अधिदेश के साथ और क्या क्या करता है? केंद्र और राज्य सरकार के खातों की तो जांच करता ही है, उसके अलावा संघ और राज्य सरकारों की संचित निधि में देय सभी प्राप्तियां और व्यय, ठीक है। सामान्य बजट के बाहर आपात स्थिति में सभी वित्तीय लेन देन, यानी जिसे आकस्मिकता निधि कहा जाता है। केंद्रीय और साथ ही राज्य स्तर पर न्यासी यानी ट्रस्टी या बैंकर के रूप में सरकार द्वारा आयोजित जनता के निजी धन का अंतर्वाह और बहिर्वाह, किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खाते का लेखा परीक्षण करता है। तो ये मतलब केंद्र और राज्य सरकार के खातों की तो जांच करता ही करता है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें करता है। इसके अलावा और क्या करता है? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में, अब ये आपको स्वायत्त क्षेत्रों की जिला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो स्वायत्त क्षेत्रों की चर्चा की गई है, ये स्वायत्त जिला परिषद, इनकी चर्चा किस में है? 6ठी अनुसूची में है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है। तो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त क्षेत्रों की जिला और क्षेत्रीय परिषदों के खातों के लेखा परीक्षा का भी प्रावधान है। तो ये भी याद रखिएगा, उन 6ठी अनुसूची वाला भी उसकी जांच करता है, ठीक है, कैग। सीएजी का लेखा परीक्षा अधिकार क्षेत्र कानून द्वारा या संसद, राज्य विधानसभा के कानून के अंतर्गत बनाए गए। अब इनमें कूट दे के पूछ सकता है कि अच्छा ये है कि नहीं है इसके अंडर में, तो क्या है? दामोदर घाटी निगम हो गया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय हो गए, ठीक है, यहाँ पे दामोदर घाटी निगम हो गया पहला। दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटीज हो गए। तीसरा हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर में जो है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदि जैसे निकायों और प्राधिकरणों तक भी फैला हुआ है, जिसके लिए संबंधित सरकार द्वारा उसे प्राधिकृत अथवा ऐसा अनुरोध किया गया हो। मतलब अगर किसी ने
जो प्राधिकार मतलब जो अथॉरिटी है उसने अनुरोध किया हो कैग से कि भाई हमारा भी ये ऑडिट कर दो, तो कैग उसका कर सकती है, बाकी अभी इनका कर रही है। तो ये कूट में पूछ सकते हैं, एक बार ये सारे याद रखिएगा। आप खाली केंद्र और राज्य तक सीमित रह जाओगे, बाकी अगर ये डेटा दिया तो आपको मतलब मोह मोह हो सकता है ना, तो याद रखिएगा। श्री वी नरहरि राव 1948 से 1954 स्वतंत्रता के तुरंत बाद पहले भारतीय नियंत्रक थे। तो याद रखिएगा पहले भारतीय नियंत्रक कौन थे, वी नरहरि राव। और महालेखा परीक्षक, मतलब पहले भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, श्री वी नरहरि राव। और वर्तमान में कौन है सीएजी, श्री के संजय मूर्ति जो है वे वर्तमान में भारत के सीएजी हैं। अब बात करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए कैग के बारे में तो www.cag.gov.in पर जाकर और भी सर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल की। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है भारत का राष्ट्रपति। इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने अगर ये योग्य है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य अगर है तो इसकी नियुक्ति इस पद पर की जा सकती है, ये इसकी पात्रता है। अटॉर्नी जनरल का काम कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है और कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कार्य करना और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर अपने तहत दिए गए कार्यों का निर्वहन करने, संविधान या उसके तहत लागू होने वाले किसी अन्य कानून के तहत निर्दिष्ट या कार्य सौंपे जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए भारत के क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों में, तो याद रखना भारत का जितना क्षेत्र है उसमें आने वाली सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, तो ये वहां पहुंच सकता है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल, ये एक तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है, और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होगा। तो ये एक टर्म याद रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल है इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होगा और अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा, ठीक है। जो इसका वेतन है वो कौन डिसाइड करेगा, ये भी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। मतलब कुल मिला के अटॉर्नी जनरल में मुख्य भूमिका किसकी है, राष्ट्रपति की, नियुक्ति से लेके और उसकी जो सेवा शर्तें हैं उनके बारे में। फिर है भारत का सॉलिसिटर जनरल। तो अगर आप 2021 का पेपर देखोगे तो वहां पर सॉलिसिटर जनरल से लेके एक शायद क्वेश्चन था। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। वह अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और भारत के कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और विधि अधिकारी नियम 1987 के संदर्भ में भारत सरकार की ओर से पेश होते हैं। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद क्या हैं, वैधानिक हैं। जहां आपने ये देखा जो अटॉर्नी जनरल है वो संवैधानिक पद है, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है वो क्या है, एक वैधानिक पद है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रशासनिक ढांचा की। तो भारत सरकार के कार्यों का आवंटन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 बनाया गया है, ठीक है। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का गठन किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, किस आधार पर होता है, भारत सरकार नियम 1961 जो संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा 3 के अंतर्गत है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षता प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करेगा सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है। ये आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कैबिनेट सचिव के बारे में, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करते और मंत्रालयों विभागों के बीच मतभेदों को दूर करते हुए यह सचिवालय, यानी ये जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय है, ये क्या करता है, सरकार को निर्णय लेने में मदद करता है, सचिवों की स्थायी तदर्थ समितियों के जरिए आपस में सहमति बनाए रखता है। बेसिकली अगर कोई टॉपिक आता है और उसमें एप्लीकेशन बेस्ड अगर कुछ होगा तो वहाँ लगभग ये होगा, या तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, या अगर कूट वाइज होगा तो चारों ऑप्शन सही होंगे, 1 2 3 4 या जैसे भी दिया हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा पढ़ने में आप उसमें आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो विभिन्न सरकारी योजनाओं और व्यक्तिगत कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ हेतु नगद अंतरण के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी योजना शुरू की गई थी। कब शुरू हुई थी ये, 2013 में शुरू हुई थी, ठीक है। आधार परियोजना में निहित लाभ उठाने के लिए सरकारी योजनाओं के अधीन लाभ सेवाओं के वितरण में लक्षित लाभार्थियों को सुचारू, यानी जो मीडिएटर थे उनको खत्म करना था, सरकार सीधे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर सके, इसलिए ये आया था, ठीक है। तो ये डीबीटी था, 2013 में शुरू किया गया था। ये कोई काम का नहीं, इसको हटा भी देंगे तो कोई मतलब है नहीं।
फिर सरकार के मंत्रालय विभाग, तो सरकार के कई मंत्रालय विभाग होते हैं, ये आपको पता है। इसमें एक ज़रूरी चीज़ क्या है, ठीक है, कभी मैचिंग में आ सकता है कि मान लीजिए कि कौन सा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप बहुत कंफ्यूज होते हो, लाइक कि कोई स्कीम चल रही है, पता लगे वो किसके अंतर्गत आती है, अब वो कौन सा मंत्रालय उसमें उसके साथ मतलब टाई अप है, तो वो आपको कन्फ्यूज़न दे सकता है। इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत कौन सा विभाग आता है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग आ गया। दूसरा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग आ गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो आता है रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, दूसरा उर्वरक विभाग, तीसरा औषध विभाग, ठीक है। फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है, एक तो वाणिज्य विभाग आता है, दूसरा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत तो दूर संचार विभाग किसके अंतर्गत आता है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डाक विभाग भी संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। मैचिंग में पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा इस बार कवर कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना। रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 5 विभाग हैं। एक तो रक्षा विभाग हो गया, सैन्य कार्य विभाग हो गया, रक्षा उत्पादन विभाग हो गया, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग हो गया और पूर्व सेनानी कल्याण विभाग हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं पांचों विभाग, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। फिर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या कौन से विभाग आते हैं, एक तो आता है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, ठीक है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। दूसरा उच्चतर शिक्षा विभाग, तो ये सारे विभाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक तो आता है आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है, याद रखिएगा, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, इसको शायद दीपम बोलते हैं, वित्तीय सेवाएं विभाग और लोक उद्यम विभाग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, तो इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग और दूसरा मत्स्य पालन विभाग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग किसके अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। अब देख लेते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन से विभाग आते हैं, एक तो आंतरिक सुरक्षा विभाग, ठीक है। फिर राज्य का विभाग जो है ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह विभाग तो आएगा ही। जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और सीमा प्रबंधन विभाग ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर है जल शक्ति मंत्रालय में कौन से विभाग हैं, तो एक है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। दूसरा पेयजल और स्वच्छता विभाग किसके अंतर्गत आएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। फिर है विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग, तो ये तीनों विभाग किसके अंतर्गत आते हैं, विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखते हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कौन से विभाग आते हैं, एक तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दूसरा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, तीसरा है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, ठीक है। फिर आगे है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, तो एक तो ग्रामीण विकास विभाग हो गया, दूसरा भूमि संसाधन विभाग, ये किसके अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसमें आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और बायोटेक्नोलॉजी विभाग। यहाँ से क्वेश्चन बना है इसलिए इसको करा रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हो गया, और दूसरा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग हो गया इसमें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है, एक तो युवा कार्यक्रम विभाग आता है, दूसरा खेल विभाग आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अगला टॉपिक है रासायनिक शस्त्र समझौता हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो रासायनिक शस्त्र समझौता एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो रासायनिक शस्त्रों के उत्पादन, भंडारण, ठीक है, और उनके पूर्ववर्ती स्वरूपों पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब इसमें क्या क्या है, उत्पादन, भंडारण और प्रयोग। यह रासायनिक शस्त्र समझौता 1997 से लागू हुआ। मार्च 2024 तक 193 देशों ने इस संधि का समर्थन अथवा इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। हेग नीदरलैंड में स्थित रासायनिक शस्त्रों पर निषेध संगठन यानी OPCW इस संधि के लिए बना एक अंतर सरकारी संगठन है। कौन सी संधि के लिए, CWC के लिए ये एक अंतर सरकारी संगठन है OPCW, ठीक है। बाकी इसके क्रियान्वयन के लिए क्या किया है कि भारत सरकार के तत्वाधान में रासायनिक शस्त्र समझौता हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय बनाया गया है
और भारत 41 सदस्यीय OPCW की कार्यकारी परिषद के प्रमुख सदस्यों में से एक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम ये जो है अधिनियमित किया गया, ठीक है। ये याद रखना कब आया है, ये 2005 में आया है। अब इसमें है क्या, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। बाकी एनडीए में है क्या, तो यह एक सर्वोच्च संस्था है जिसकी जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना है और आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित करना, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, राज्य योजना के निर्माण के लिए राज्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना। तो कुल मिला के इसका अप्लाइड पार्ट है, आपदा से रिलेटेड सरकार को सुझाव देगा, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। तो ये आप अप्लाइड पार्ट है, इसको जब ऑप्शन में आएगा तो टिक कर लोगे, है ना, आराम से। अगला टॉपिक है लोक शिकायत। तो यहाँ पर इसमें कुछ देखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर आ जाइए। एक यहाँ पर दिया है उमंग ऐप। तो ये बेसिकली क्या है, शिकायतें दायर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2020 में उमंग ऐप के साथ जोड़ा गया था डीपीजी की सेवाओं को। आम जन को मोबाइल के जरिए उनकी शिकायतों को दायर तथा ट्रैक करने के लिए उमंग एक अतिरिक्त मंच उपलब्ध कराता है। बेसिकली आप अपनी शिकायत दायर कर सकते हो, इसकी ट्रैकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये है उमंग ऐप। फिर आगे देखते हैं, आगे ये सब कुछ काम का है नहीं, जहाँ पर काम की चीज़ें वो देख लेते हैं। एक तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जिसको आप एनटीए कहते हो, ये क्या कराती है, एक स्वायत्त और स्वावलंबी निकाय है। इसे सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए वर्ग खा, यानी आप जो पढ़ते हो ना ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाली वैकेंसी, तो एक तो ये ग्रुप बी वाली, ठीक है, अराजपत्रित पदों, फिर राजपत्रित पदों जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, फिर वर्ग ग यानी ग्रुप सी के पद और उनके समकक्ष पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टियर 1 परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसको, एनटीए को। फिर सूचना का अधिकार, ये हमारे मेंस के लिए भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कब बना था ऐसा वाला, है ना। तो नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, बेसिकली पीसीएस के लिए कि कब बन सकता है। बाकी यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें प्री के लिए यूपीएससी का भी क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार की प्रणाली को जवाबदेह बनाने, भ्रष्टाचार रोकने और वास्तविक लोकतंत्र के अर्थों में लोगों के लिए कार्य करने के विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया। अधिनियम सभी नागरिकों को किसी भी प्राधिकरण या निकाय, ठीक है, किसी भी, वर्ड पे याद रखिएगा, किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासित संस्था या संविधान द्वारा अथवा संविधान के अंतर्गत गठित सरकार या संसद द्वारा या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित कानून या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश को रोकने पर सूचना पाने का अधिकार देता है। तो इनके द्वारा अगर कुछ सूचना है, मतलब उन्होंने कोई आदेश जारी किया है, अगर उन्हें रोका गया है तो आप उस पर सूचना प्राप्त कर सकते हो। अधिकार में शामिल क्या है, एक तो है कार्य निरीक्षण, प्रलेख और रिकॉर्ड मांग सकते हो, नोट लेना, प्रलेखों या रिकॉर्ड का सार या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, लोक प्राधिकार या लोक प्राधिकार नियंत्रक द्वारा रोकी गई सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जो भी सरकार के किसी कार्यालय से कोई सूचना चाहता है उसे कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को एक अनुरोध पत्र देना पड़ता है। अनुरोध में केवल सूचना और जिस पते पर सूचना मांगी गई है उसे दर्शाना होता है, ठीक है। क्या देना होता है ये पता है, केवल सूचना लिखनी होती है जो चाहिए आपको, और दूसरा जिस पते पर सूचना मांगी गई है उसे लिखना होता है। अनुरोध या तो आप डाक द्वारा यानी पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो या व्यक्तिगत रूप से भी जाके कर सकते हो। यह अनुरोध हिंदी या अंग्रेजी या फिर उस क्षेत्र की राजकीय भाषा में किया जा सकता है और ईमेल के जरिए भी इसे भेजा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है या वह प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है तो वह 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपीली अधिकारी के पास, जो जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है, वहां अपील कर सकता है। अगर 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त नहीं होती है या उस सूचना से वो संतुष्ट नहीं हो सकता है तो वो अपील कर सकता है। अपील प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होता है, ठीक है। यदि अपीली अधिकारी के जवाब से भी आवेदक संतुष्ट नहीं होता, यानी पहले मिला उसको जवाब नहीं हुआ, अपील किया, अब अपील वाले से भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो वह 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील कर सकता है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। केंद्र के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य के मामले में राज्य सूचना आयोग। श्री हीरालाल सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग में अभी फिलहाल मुख्य सूचना आयुक्त हैं। फिर एक है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों को सुलझाने का कार्य करने वाली भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है। यह आमतौर पर राज्यों से जुड़े मामले, ठीक है, राज्यों से जुड़े मामले और विशेषकर केंद्र सरकार से जुड़े शिकायती मामलों को देखता है, तो ये याद रखिएगा। फिर इसमें कुछ काम का है नहीं, सुशासन सूचकांक कोई मतलब का है नहीं। फिर ये एक है सीपी ग्राम्स, ठीक है, सीपी ग्राम्स आपने पढ़ा होगा, ये देख लीजिए, सीपी ग्राम्स आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब ये है क्या, भारत सरकार ने नागरिकों के लिए 24/7 यानी 24x7 हर समय के लिए शिकायतें दर्ज करने और निगरानी करने हेतु एक ऑनलाइन मंच, ठीक है, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली जिसे सीपी ग्राम्स की स्थापना, जिसको सीपी ग्राम्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी स्थापना की है। यह मंत्रालयों, राज्यों और यूटीज को आपस में जोड़ता है और सालाना लगभग 22 लाख शिकायतों का निपटारा करता है। सीपी ग्राम्स संस्करण 7.0, ठीक है, अब कई भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, तो ये भी याद रखना आपको। इसके अतिरिक्त एक शिकायत निवारण सूचकांक पेश किया गया है और यह प्रणाली आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित इंटेलिजेंट शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एआई मशीन लर्निंग तकनीक का लाभ उठाती है। तो कुल मिला के इतना ही है, यह सीपी ग्राम्स पढ़ लीजिए बस कि है क्या ये, ठीक है। बेसिकली आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो कि बेहतर दक्षता के लिए, प्रशासन में दक्षता के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, ठीक। फिर अगला देखते हैं, सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र। तो लबासना, जहां आप जाने की तैयारी कर रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी का उन्नयन करके सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई है, बस जानकारी के लिए है। राजभाषा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस बार हाईलाइटेड टॉपिक है। राजभाषा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो दक्षिण वाले हैं वो थोड़ा दक्षिण, मतलब दक्षिण के स्टेट में वो थोड़ा विरोध टाइप का हो रहा है वहाँ पर, कि ये कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोपने पर तमिलनाडु ने वहाँ भी सवाल उठाया, तो ये राजभाषा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, ठीक है, 343(1) के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में केंद्र की राजभाषा होगी, ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में केंद्र की राजभाषा होगी। फिर आगे क्या है कि अनुच्छेद 343(2), इसमें क्या है, शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से वर्ष 25 जनवरी 1965 तक जारी रखने का भी प्रावधान किया गया था। ये यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो संविधान लागू कब हुआ, 1950 में लागू हुआ, तो अंग्रेजी को कितने समय तक जारी रखने का प्रावधान किया गया था, 15 वर्षों तक, ठीक है, ये लिखा है आर्टिकल 343(2) में। फिर है अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 1965 के बाद भी जारी रख सकती है। तो 343(2) में कहा गया था कि भाई 1965 यानी 15 वर्षों तक रखना है, और 343(3) में ये कहा गया कि अगर सरकार अगर ये चाहती है, ठीक है, अगर संसद चाहती है तो इसको आगे बढ़ा सकती है। फिर तदनुसार राजभाषा अधिनियम 1963, जिसको 1967 में संशोधित किया गया, धारा 3 इसमें कहती है कि कुछ विशेष कार्यों जैसे प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासकीय और अन्य रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट, ठेकों आदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। फिर 1975 में गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग को स्थापित किया गया था। अब आपको अलग से क्या काम करना है, सिर्फ इतना सिंपल काम कर लीजिए, आर्टिकल 343 से लेके 350 तक जो भी है वो आप सब पढ़ डालिए, ठीक है, उसमें जो जो प्रावधान दिए गए हैं राजभाषा से रिलेटेड वो आप पढ़ लीजिए ध्यान से। फिर आगे देखते हैं, ये सब काम की चीज़ें नहीं है, पीडीएफ आपके पास होगी अगर आपको देखना हो कि राजभाषा अधिनियम 1963 जो 1967 में संशोधन हुआ था, फिर 1976 में कुछ राजभाषा नियम बनाए गए थे और उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है, अलग से। बाकी राजभाषा नीति की यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, तो ये भी आप अपने चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी कोई काम का है नहीं। फिर एक समितियों की अगर हम बात करें तो केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया था, 1967 में किया गया, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। और यह नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है जो राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बारे में दिशा निर्देश तय करती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब है आईसीटी के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास, ठीक है, इसमें कुछ टूल्स दिए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस संबंध में एक है हिंदी शब्द सिंधु, ये क्या है, एक व्यापक और समावेशी शब्दकोश है, ठीक है, याद रखना, ये जो हिंदी शब्द सिंधु क्या है, ये व्यापक और समावेशी शब्दकोश यानी एक टाइप की डिक्शनरी है। दूसरा है कंठस्थ 2.0, ये क्या है, अनुवाद करने का एक टूल है, ऐप जैसे होता है गूगल ट्रांसलेटर, तो ये ऐसे ये कंठस्थ, ये ऑफिशियल भारत का है कंठस्थ 2.0, ये क्या करता है, अनुवाद उपकरण है, ठीक है। इसका उद्घाटन 2022 में किया गया। अब हिंदी शब्द सिंधु क्या है,
तो ये देश की अन्य भाषाओं के शब्दों के साथ हिंदी को समृद्ध करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, जो देश की अन्य भाषाएं, बाहर की नहीं, देश की अन्य भाषाओं के साथ शब्दों के साथ हिंदी को समृद्ध करने के लिए विकसित किया गया है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शब्दकोश पूरी तरह से डिजिटल और खोजने योग्य प्रारूप में है। ठीक है, पूरी तरीके से डिजिटल है और खोजने योग्य प्रारूप में है। इस शब्दकोश में यूनिकोड फॉन्ट है जिसमें हिंदी तथा अंग्रेजी में टाइप करके शब्द खोजने की सुविधा है। इसी तरह कंटस्थ 2.0 अनुवाद सारथी के अद्यतन संस्करण में भी 3 नई सुविधा जोड़ी गई हैं, जिससे यह एक बहुत ही उपयोगी अनुवाद सॉफ्टवेयर बन गया है। तो ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो अनुवाद करता है। तो ये याद रखना है, हिंदी शब्द सिंधु क्या है और कंठस्थ, ऐसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपने। फिर अंतर्राज्यीय परिषद, पहले भी इससे सवाल पूछा गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, ठीक है, बेसिक देख लीजिए। 263 संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारीय आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? सरकारीय आयोग की सिफारिश पर 1990 में गठन हुआ था और आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। यह एक अनुशंसात्मक इकाई है और उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के लिए अधिकार दिए गए हैं जिनमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और या एक से अधिक राज्यों का समान हित जुड़ा हो। ठीक, इसमें आगे क्या है कि प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, यानी जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट स्तर के इसमें 6 मंत्री भी शामिल होते हैं, ये याद रखना है। जिन्हें इस परिषद के अध्यक्ष ने नामांकित किया हो वो इस परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर है क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अनुसार 5 क्षेत्रीय परिषदों यथा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है और इनके उद्देश्य हैं राष्ट्रीय एकीकरण, तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषाई एवं पक्षपाती प्रवृत्तियों को रोकना और केंद्र और राज्यों में सहयोग तथा विचारों के आदान प्रदान को सक्रिय बनाना। ये कुल मिला के इनका काम है। बाकी आपको एक काम अलग से ये करना है, क्षेत्रीय परिषदों की जो रचना है, मतलब ये जो से उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसमें कौन से राज्य और यूटी शामिल हैं, ये आपको एक बार देखना हो सकता है यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ जाए कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य शामिल हैं और कौन कौन से हैं, कूट दे दें, तो एक बार देख लीजिएगा तो आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं राज्य के बारे में। कार्यपालिका की बात की जा रही है तो राज्यपाल यहाँ पर लिखा है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। कौन करता है इनकी नियुक्ति? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। 35 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है और राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपके रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह सहायता देती है, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान के तहत उन्हें कुछ कार्य करने अपने विवेक से भी करना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के लिए विवेक का अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान के तहत उन्हें कुछ कार्य करने के लिए, मतलब राज्यपाल को कुछ विवेकपूर्ण कार्य कर सकता है वो। ठीक है, नागालैंड के मामले में संविधान के अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत राज्यपाल को कानून व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, यद्यपि कानून व्यवस्था संबंधित मामलों में उनके लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श करना जरूरी होता है, फिर भी वह कार्रवाई के बारे में अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। परामर्श कर सकता है, लेकिन अगर उसको कार्रवाई करनी हो तो उस पर वो अपने स्वविवेक से निर्णय लेगा और ये राज्यपाल को उसको 371 ए के अंतर्गत मतलब विशेष शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के मामले में है संविधान का अनुच्छेद 371 एच। इसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था तथा इससे संबंधित कार्यों को निपटाने में राज्यपाल का विशेष दायित्व है। यह है अरुणाचल प्रदेश के मामले में। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के कार्रवाई के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, सेम चीज जो नागालैंड में बोली गई थी, किंतु ये सभी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ये जो सभी व्यवस्थाएं हैं ये अस्थायी हैं। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट या किसी अन्य आधार पर संतुष्ट हो जाए, अब ये अस्थायी कैसे हैं आगे दिया है कि यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट या किसी अन्य आधार पर संतुष्ट हो जाए कि कानून व्यवस्था के मामले में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपना अब आवश्यक नहीं है, तो वह आदेश जारी कर ऐसे निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, ये किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है ये, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। इसी प्रकार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों पर लागू होने वाली 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में किए गए उल्लेख के अनुसार
जिला परिषद और राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी के बंटवारे से संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी यहाँ पर वो अपने विवेक से फैसला ले सकता है। जब जिला परिषद और राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी के बंटवारे से संबंधित मामला आएगा तो इसमें राज्यपाल अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा और अपने विवेक से इसमें अपनी वो फैसला देगा। ठीक है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके अधिकार प्राप्त है इस मामले में। छठी अनुसूची में मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को दिसंबर 1998 से लागू लगभग सभी कार्यों, कर लगाने और जिला परिषदों द्वारा गैर जनजाति समुदाय के धन उधार देने वालों के मामलों को छोड़कर, ठीक है, लगभग सभी कार्यों में अपने विवेक इस्तेमाल करने के अतिरिक्त अधिकार मिले हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको लक्ष्मीकांत में शायद ही मिले, यहाँ से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल मिल रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सभी राज्यपालों को अपने ऐसे संवैधानिक कार्य करते समय, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति अथवा राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की रिपोर्ट भेजते समय अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति देने से संबंधित मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे कूट दे के पूछ सकता है कि निम्न में से किन मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं, बाकी ऊपर आपने देख लिया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो रॉयल्टी वाला है मामला, वहाँ पर भी अपना कर सकता है विवेक का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जैसा केंद्र में होता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है राज्य के मामले में। फिर विधानमंडल की बात करें तो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है जिसके अंतर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त 1 या 2 सदन होते हैं। ठीक है, या तो विधानमंडल होगा, विधानसभा और या विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद कहाँ कहाँ है? कुछ ही राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। तो ये जो 6 राज्य हैं, यहाँ पर आपको विधान परिषद भी देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, विधान परिषद और विधानसभा। फिर किसी राज्य में वर्तमान विधान परिषद को समाप्त करने या जहाँ वह नहीं है वहाँ उसे बनाने के लिए यदि संबंधित विधानसभा प्रस्ताव पारित करे तो संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकता है। मान लो अगर कोई राज्य विधान परिषद बनाना चाहे तो वहाँ वो प्रस्ताव पारित करे, उसके बाद संसद उसको फिर पारित कर देगा, तो वहाँ पर विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। आर्टिकल 169 आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, विधान परिषद की अगर हम बात करें तो प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यह आपको याद रखना है। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। यानी अगर विधान परिषद की बात अगर हम करें तो मान लीजिए विधान परिषद में, मान लीजिए विधानसभा में 300 मेंबर हैं। ठीक है, तो विधानसभा में 300 मेंबर हैं, 1/3 यानी उसमें कितने होने चाहिए? 100 मेंबर होने चाहिए अधिकतम। ठीक, और मिनिमम कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए, यानी 40 से 100 के बीच में, संख्या के हिसाब से आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। फिर परिषद के लगभग 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हो। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल करते हैं। फिर कुल सदस्य संख्या का अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो ये आप समझ पाए होंगे विधान परिषद का स्ट्रक्चर क्या है। कुल सदस्य संख्या के 12वें भाग के बराबर, ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन राज्य की माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से काम कर रहे अध्यापकों के निर्वाचक मंडल करते हैं। अन्य मतलब 1/12वां भाग, तो अन्य 12वें भाग के बराबर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन ऐसे पंजीकृत स्नातक करते हैं जिन्हें स्नातक की उपाधि लिए हुए कम से कम 3 वर्ष हो गए हों। बाकी जो सदस्य बचते हैं वो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। विधान परिषदें भंग नहीं होती हैं, उनके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जस्ट लाइक राज्यसभा की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं विधानसभा। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम हो सकती हैं 500 और कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60। ठीक है, तो ये मान लीजिए किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा कम से कम 60 सदस्य होते हैं। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 371F, तो आर्टिकल 371F है क्या? ठीक है, आर्टिकल 370F के अनुसार सिक्किम विधानसभा में 32 सदस्य हैं और ये एक अपवाद है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। इनका निर्वाचन उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। जैसे वो राज्य के चुनाव होते हैं, आप जाके वोट देते हो।
विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसे अवधि से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर अधिकार और कार्य की बात करें तो राज्य विधानमंडलों को संविधान की 7वीं अनुसूची 2 में, ठीक है, 7वीं अनुसूची 2 में वर्णित विषयों पर पूर्ण अधिकार तथा सूची 3 में दिए गए विषयों पर केंद्र के साथ मिले जुले अधिकार प्राप्त हैं। यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो अधिकार दिए गए हैं उन विषयों पर केंद्र के साथ उसको मिले जुले अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, जैसे केंद्र में वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। विधान परिषद वित्त विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल सिफारिश कर सकती है, परंतु परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए विधानसभा स्वतंत्र है, जैसा कि आप राज्यसभा में भी देखते हो। ठीक है। फिर बात की जा रही है विधेयकों को सुरक्षित रखना। तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने से रोक सकता है। तो ये आपने पढ़ा होगा। अब उसमें क्या क्या प्रावधान है वो आप देख लीजिए अपनी लक्ष्मीकांत से। बाकी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अलग क्या है कि राज्य विधानमंडल में अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक लगाने, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार पर रोक लगाने का कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यदि कोई राज्य विधानमंडल ऐसा मान लो कानून लाता है कि मान लो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में उसमें व्यापार नहीं हो सकता, उस पर व्यापार करने का कोई रोक लगाने का विधेयक ला रहा है, तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी चाहिए। ठीक है, उस विधेयक में। तो ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है और पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक है। लक्षद्वीप का एक अलग प्रशासक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम तीसरे अंग की बात करते हैं, यानी स्थानीय प्रशासन, नगर पालिकाएं। भारत में स्थानीय निकायों का लंबा इतिहास है। सर्वप्रथम पूर्व प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में नगर निगम की स्थापना वर्ष 1688 में की गई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? एक तो मद्रास में हुई और कब हुई? 1688 में। उसके बाद वर्ष 1726 में मुंबई और कोलकाता में स्थापित किया गया था नगर निगम। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में, फिर 1726 में मुंबई और उसके बाद कोलकाता में। भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की रक्षा की विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन संविधान में शहरी क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट रूप से संवैधानिक दायित्व नहीं दिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में गांवों में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, जब डीपीएसपी पढ़ते हो आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो वहां पर गांव में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख तो है, लेकिन राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 को छोड़कर नगर पालिकाओं का कोई जिक्र अलग से नहीं किया गया है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इस प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? राज्य सरकार को सौंपी गई है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका और ये जो ग्राम पंचायत वाला पढ़ते हो, इसमें जो काम है वो दायित्व किसका है? राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर 1992 में नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। पता हो आपको, यह अधिनियम 1993 से अमल में लाया गया। फिर संविधान में नगर पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग जोड़ा गया 9 का। ठीक है, पार्ट 9A जोड़ा गया इससे। फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने निर्वाचन आयोगों और वित्त आयोगों का गठन कर लिया है। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो वहां से आपको पता होगा। आर्टिकल 243 की बात की जा रही है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन, और उसके बाद जो राज्य में है ये हो जाएगा पंचायत के लिए आर्टिकल 243 और नगर पालिका के लिए अलग। संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में व्यवस्था की गई है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, जो ऊपर बात की गई है, और इसी को ध्यान रखते हुए एक संशोधन हुआ और भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, इसमें निम्न व्यवस्था की गई कि गांव अथवा गांव के समूह में ग्राम सभा होगी, फिर पंचायतों का गठन होगा और पंचायतों के अध्यक्षों का सीधा चुनाव होगा। ये आप पंचायत वहां से पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा डिटेल दी भी नहीं है और आपके काम की हो भी नहीं। ठीक है, वहां पर क्या है? महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण है। पंचायत के लिए 5 साल के कार्यकाल का निर्धारण किया गया है और किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करना है। तो एक ये तो आपको पता होगा कि मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत की कार्यकाल कितना है? 5 साल का है, वो 2.5 साल में विघटन हो जाता है। उसके बाद अगर नई पंचायत चुनी जाती है तो वो 5 साल के लिए नहीं चुनी जाएगी, जितनी अवधि बची है। लाइक उसने 2.5 साल किया है पहले वाली ने, तो अब जो 2.5 साल की अवधि बची है, तो जो नई गठित पंचायत होगी वो 2.5 साल के लिए ही
अपना कार्यकाल संभालेगी। ठीक है, तो ये एक उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लीजिएगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 1950 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। यह स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 324 अगर आपने पढ़ा होगा तो वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आप रिकॉल कर लीजिए। संविधान ने संसद और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की समस्त प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार आयोग में निहित किया गया है। तो चुनाव आयोग क्या क्या कर सकता है, ये यहाँ पर इसके पावर दिए हैं। निर्वाचन आयोग आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के चुनाव कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। ठीक है, मतदाता सूचियां तैयार करता है, उनका रखरखाव करता है, उम्मीदवारों के नामांकन का पर्यवेक्षण, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उम्मीदवारों के धन एवं खर्च सहित चुनाव प्रचार की निगरानी भी करता है। ये हो गए निर्वाचन आयोग के काम। आगे है चुनाव संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सहायता से कराए जाते हैं। कौन से कानून हैं? एक तो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का पर्यवेक्षण, आयोग का समग्र नियंत्रण राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के हाथ में होता है, जिसकी नियुक्ति आयोग द्वारा राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों के बीच में से चयन के आधार पर की जाती है। निर्वाचन आयोग ने शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और निर्वाचक लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन का अत्याधुनिक संसाधन केंद्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान शुरू किया है। तो ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान है क्या? तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर है आम चुनाव 2024। तो अभी 2024 में जो चुनाव हुए हैं वो किसके लिए, कौन सी लोकसभा के लिए? तो 18वीं लोकसभा के लिए 2024 में चुनाव हुए हैं। फिर इसमें कहा गया है कि 31 करोड़ महिला मतदाताओं सहित 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया है। पहली बार 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों और 40% विकलांगता मानदंड वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई है, जिससे समावेशिता सुनिश्चित हुई है। तो कुल मिला के जो चैप्टर 3 था राजनीतिक संरचना वो कंप्लीट हो गया है। रिवीजन बाद में देखेंगे, जो मैं बार बार कह ही रहा हूँ। और उसके बाद सिंपल सी बात यह है कि अगला जो टॉपिक है वो डिफेंस का है, और लास्ट ईयर उसमें से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे लाइन बाय लाइन। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जल्दी ही उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए और इसकी पीडीएफ हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आपको हाईलाइटेड रहेगी इस बार। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जुड़ जाना। ठीक है, बाकी धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।